हेलो एवरीवन, सो दिस साइड योर मेंटोर श्रुति भारद्वाज। सो आइए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 52। 52 हमारा क्वेश्चन जो है आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंप्लाइज दैट। बेसिकली हमें बताना है कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है, बेसिकली मिल के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में किस तरीके से इंप्लाई की जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए, a motion of no confidence can be moved in the council of ministers as a whole as well as an individual minister। देखो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेनेशन के थ्रू बता दूं, क्योंकि जो आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो किसी भी इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट में आप ला ही नहीं सकते। नो कॉन्फिडेंस का मोशन का मतलब ही ये होता है कि सरकार में अब आपका कॉन्फिडेंस जो है नहीं रहा, सरकार में आपका कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो जिससे आपकी पूरी सरकार जाती है, मतलब पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जाएंगे, ना कि कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर। हम ऐसे नहीं बोलते कि हमारा होम मिनिस्ट्री में कॉन्फिडेंस नहीं है, हम क्या बोलेंगे, हमारा सरकार के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हमारी पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जाएगी। तो ये हमारी स्टेटमेंट होती है गलत। सेकंड पे आते हैं, नो पर्सन शेल बी नॉमिनेटेड टू द कैबिनेट एक्सेप्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, करेक्ट है। अब इसका रीजन क्या है? ये हमें कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन नॉमिनेट नहीं किया जाएगा कैबिनेट में बिना प्रधानमंत्री की एडवाइस के अलावा। तो प्राइम मिनिस्टर आपको पता है जो हमारे हेड होते हैं, रियल हेड होते हैं गवर्नमेंट के, ये जो है ये बताते हैं किस मिनिस्टर को कौन सी आपकी मिनिस्ट्री देनी है। इनको डिफेंस मिनिस्टर बनाना है, इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाना है। आपने देखा होगा जब प्राइम मिनिस्टर शपथ भी लेते हैं, प्रेसिडेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलवाते हैं, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ही है जो सबको बताते हैं भाई अच्छा तू भी आजा कैबिनेट में, तू भी आजा, तू भी आजा। तो ये बताते हैं सबको, फिर प्रेसिडेंट एक एक करके सबको अपॉइंट कर देते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस के बिना आप किसी भी मेंबर को कैबिनेट में नहीं डाल सकते। ठीक है, अब आते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे, नो पर्सन शैल बी रिटेन्ड एज अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट इफ द प्राइम मिनिस्टर सेज दैट ही शैल बी डिसमिस्ड। यस, ये कह रहे हैं कि कोई भी पर्सन जो है कैबिनेट का मेंबर नहीं रहेगा अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह दे कि उस पर्सन को हमने डिसमिस कर दिया। आप एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर को लगा लो माए बाप, तो जो सरकार है वो हमारी माए बाप है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है अगर उन्होंने कह दिया कि ये पर्सन रहेगा कैबिनेट में, ये पर्सन नहीं रहेगा, तो उनकी बात से ऊपर कोई बात नहीं है। तो बेसिकली इस पर्सन को हम कैबिनेट से हटा देंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट वाला जो है इसमें गलत हो जाता है, सेकंड एंड थर्ड हमारा जो है इसमें आंसर है। ठीक है, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, और मैंने आपको बताया था हमारी ट्रिक क्या है, व्हेन यू एलिमिनेट वन स्टेटमेंट कॉन्फिडेंटली 1 2 3 में से, सो रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट विल बिकम द पार्ट ऑफ आंसर। ठीक है, सो हमारा आंसर रहेगा डी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा कहता है फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ फंडामेंटल राइट। यस, फॉर्मिंग अ कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये हमारा आता है आर्टिकल 19 के अंदर। ठीक है, आर्टिकल 19 हमें बोलता है कि हम कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है फॉर्म कर सकते हैं। ऑल्दो डीपीएसपीज में भी ये बात बोली गई है, लेकिन फंडामेंटल राइट में हमारा आर्टिकल 19 में बोला गया है। सो ये हमारी जो स्टेटमेंट है दिस इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज कोऑपरेटिव सोसाइटीज डू नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। यस, ये वाली भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि आप बताओ जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो अपना अलग बनती है कोऑपरेशन के बेस पर, उसका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से कोई लेना देना नहीं है। और आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, आप इसको ट्रिक से कैसे ठीक कर सकते थे कि आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के पहले भी बनती होंगी। ऐसा तो है नहीं कि 2005 का एक्ट आया और उसके बाद ही आपने सोचा कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब होता है कोऑपरेशन से कोऑपरेटिव वर्ड बना है कि दो पर्सन या दो से ज्यादा पर्सन एक काम को करने के लिए जब कोऑपरेशन दिखाते हैं और वो एक समूह बन जाता है, एक सोसाइटी बन जाती है, तो उसको हम कह देते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो वो तो 2005 से पहले भी बनेंगी, जबकि आपके राइट टू इंफॉर्मेशन जो एक्ट के आपके प्रोविजंस आए वो 2005 में आए हैं। सो हमारी ट्रिक क्या थी इसमें कि हमें लॉजिकली सोचना था कि 2005 से पहले भी हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी होंगी, तो वो भी हमारा एक मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट था। इसलिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है बोथ 1 एंड 2।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द जॉइंट सेशन। सबसे पहली बात, जॉइंट सेशन में हमारा हमेशा याद रखिएगा, जॉइंट सेशन जो है हमारा हमेशा हमारा सेंट्रल लेवल पे होता है। ठीक है, जॉइंट सेशन आपका कभी भी स्टेट में नहीं हो सकता है। तो लोकसभा और राज्यसभा सिर्फ जॉइंट सेशन करेंगे, ना कि हमारे स्टेट वाले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल्स। ठीक है, अब आगे चलते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट इज एन एनेबलिंग प्रोविजन एम्पावरिंग द प्रेसिडेंट टू टेक स्टेप्स फॉर रिजोल्विंग डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेस। ये वो प्रोविजन है जो डेडलॉक होने पर इनेबल करता है प्रेसिडेंट को जॉइंट सेशन के लिए। ये हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है। जब दोनों हाउसेस में डेडलॉक हो जाएगा तो प्रेसिडेंट जॉइंट सेशन बुलाएंगे और दोनों हाउसेस अपने अपने डेडलॉक को, मतलब जो भी उनमें रंजिश हुई है जिसकी वजह से बिल पास नहीं हो पा रहा है, जो भी प्रोविजन उनको गलत लग रहा है, आपस में इंडिविजुअली वो सलाह मिलाकर बैठकर उसको रिजोल्व करें। ठीक है। सेकेंड इज इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी अपॉन द प्रेसिडेंट टू समन द हाउस टू मीट इन अ जॉइंट सिटिंग। यस, ये ऑब्लिगेटरी नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। आप मुझे बताओ, वो राष्ट्रपति है इंडिया के, क्या उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती से बुलवा सकता है कि नहीं नहीं आप बुलाओ जॉइंट सेशन को? नहीं ना। सम्मन मतलब होता है बुलावा भेजना। तो ये कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती नहीं है प्रेसिडेंट को कि जॉइंट सेशन बुलाना ही बुलाना है। यस, ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जब प्रेसिडेंट को लगेगा डेडलॉक हुआ, उनको बुलाना चाहिए, तभी वो बुलाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज बीइंग नोटिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। मैंने अभी आपको बताया, 4 बारी बोल चुकी हूं मैं कि प्रेसिडेंट नोटिफाई करेंगे, प्रेसिडेंट बताएंगे। और जॉइंट सिटिंग को या जॉइंट सेशन को चेयर कौन करता है, मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ आपको। स्पीकर ऑफ द हाउस, जो हमारे स्पीकर होते हैं लोकसभा के, वो आपके जॉइंट सिटिंग को चेयर करेंगे। और जॉइंट सिटिंग में आपका कौन से हाउस का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, तो लोकसभा हाउस का जो प्रोसीजर है, द प्रोसीजर बुक ऑफ द लोकसभा विल बी फॉलोड इन द जॉइंट सिटिंग। तो जो हमारे लोकसभा का प्रोसीजर है वो ही फॉलो किया जाएगा, आपका राज्यसभा का नहीं किया जाएगा। कल को इस चीज से भी क्वेश्चन बन सकता है। देन इट इज फ्रीक्वेंटली रिजोर्टेड टू एस्टेब्लिश द सुप्रीमेसी ऑफ द लोकसभा। ये हमारा गलत है। मैंने कहा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपको ये दिखाना है कॉन्स्टिट्यूशन में कि लोकसभा सुप्रीम है इसलिए हमने ऐसा किया। ठीक है, सुप्रीमेसी से कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम मतलब जो आपका हायर पावर में है, क्योंकि आपको पता है परमानेंट हाउस कौन सा होता है, राज्यसभा, और अपर हाउस कौन सा होता है, राज्यसभा। लोकसभा हमारा जो है लोअर हाउस होता है। ठीक है। अब हमें पता है जब व्हेन वी एलिमिनेट वन स्टेटमेंट कॉन्फिडेंटली, रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स विल बिकम पार्ट ऑफ द आंसर। सो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी। 1, 2 एंड 3 हमारे जो है स्टेटमेंट करेक्ट होंगे। सो 62 का हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। ठीक है।